यूनिवर्स, जिसकी रचना 13 अरब वर्ष पहले एक महाविस्फोट यानी बिग बैंग के द्वारा हुई, जहां आज यूनिवर्स में अरबों गैलेक्सीज हैं और इन्हीं गैलेक्सीज में हमारी होम गैलेक्सी मिल्की वे, जो 200 से 400 बिलियन स्टार और इंटरस्टेलर मीडियम से भरी हुई है। मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर पर घूमता सूर्य, जिसके अराउंड घूमते 8 ग्रह और उन्हीं में एक ग्रह पृथ्वी, जीवन को बसाए हुए एकमात्र ग्रह, जहाँ जीवन कण कण में बसा है। धरती, आकाश, पाताल, हर जगह इसके अंश मौजूद हैं। समाज, संस्कृति, रिश्ते और भावनाओं जैसे तरह तरह के रंगों से सजी ये दुनिया आज एक लय के साथ झूम रही है और जीवन की इस लय को निर्धारित करती है गति। गति एक ऐसा शब्द जो न जाने अपने आप में कितने नियमों और परिकल्पनाओं को लिए हुए है। वो गति चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, पृथ्वी पर मूव करते किसी ऑब्जेक्ट के रूप में हो, या यूनिवर्स में मूव करते स्टार्स और प्लैनेट्स के रूप में हो, या फिर लाइट के रूप में हो, या टाइम के रूप में। गति के बारे में जानने की कवायद सदियों पहले शुरू हो गई, लेकिन जिज्ञासाएं खत्म नहीं होती। आज से 2000 साल से भी पहले एक ग्रीक फिलोसोफर अरस्तु, जिसने गति के बारे में बताया कि गति को बनाए रखने के लिए एक शक्ति जरूरी है, यानी जब तक किसी पर फोर्स लगाएंगे वह तभी तक मूव करेगी। अरस्तु ने कहा कि पृथ्वी यूनिवर्स के सेंटर पर स्थित है और सूर्य एवं सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। हालांकि अरस्तु की यह धारणाएं गलत थीं, लेकिन उसने लोगों के अंदर यूनिवर्स को जानने की जिज्ञासा पैदा कर दी थी। उसके बाद निकोलस कोपरनिकस ने अरस्तु की धारणाओं को गलत बताया और कहा कि सभी प्लैनेट्स सूर्य के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। उसके कुछ समय बाद जोन्स केपलर ने बताया कि सभी प्लैनेट्स सूर्य के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं बल्कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में परिक्रमा करते हैं और सूर्य उनके फोकस पर होता है। सवालों को जवाब और जवाबों को नए सवाल देते हुए फिजिक्स का यह सफ़र जारी रहा और 17वीं सदी में दुनिया ने गति के नियमों को एक नए नाम से पहचाना, सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने अपनी बुक प्रिंसिपिया मैथमेटिका द्वारा बताया कि कोई भी वस्तु रेस्ट या मोशन स्टेट में तब तक रह सकती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। यह फोर्स उसकी गति को एक खास दर से बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। अब गति और उसके नियमों के साथ यह सवाल भी उठा कि गति का निर्धारण कैसे किया जाए। जैसे मान लीजिए कोई दो ट्रेन एक ही दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही हों, तो उन गाड़ियों में बैठे व्यक्तियों को दूसरी ट्रेन रुकी हुई नजर आएगी, जबकि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को ट्रेन 50 किलोमीटर की रफ्तार से नजर आएगी। अब सवाल यह था कि ट्रेन की गति का मान किसके अनुमान पर माना जाए, ट्रेन में बैठे व्यक्ति के अनुमान पर या प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के अनुमान पर। जवाब था दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। वस्तु की गति का मान अनुमान लगाने वाले व्यक्ति की पोजीशन पर डिपेंड करता है कि वह रेस्ट पोजीशन में अनुमान लगा रहा है या मूविंग स्टेट में। या ऐसे समझें कि पृथ्वी पर पड़े ये पत्थर पृथ्वी के रेस्पेक्ट तो रेस्ट में है, लेकिन पृथ्वी स्वयं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो ये पत्थर भी पृथ्वी के साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अतः जिसके रेस्पेक्ट किसी वस्तु की पोजीशन या मोशन बताई जाती है, उस सिस्टम को निर्देश तंत्र यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा गया। जब यह माना गया कि गति एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव होती है, तो इसके साथ एक सवाल और जुड़ गया कि क्या सभी फिजिकल लॉज गति की तरह रिलेटिव होंगे। 17वीं सदी में गैलीलियो गैलीली ने फिजिक्स को रिलेटिविटी का पहला सिद्धांत दिया कि रेस्ट या एक समान गति की अवस्था यानी यूनिफॉर्म मोशन में फिजिकल लॉज नहीं बदलेंगे। गैलीलियो और न्यूटन के जमाने से ज्ञात क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से मशहूर सापेक्षता का यह सिद्धांत 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक बिना किसी चुनौती के कायम रहा, पर तभी तक जब मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी द्वारा
यह साबित नहीं कर दिया कि एक ऐसी गति भी है जिसका मान स्थिर यानी एब्सोल्यूट है, और वो है प्रकाश की गति। अब सवाल यह उठा कि साउंड या अदर वेव की तरह लाइट किस मीडियम से ट्रेवल करती है। तो न्यूटन ने प्रोपगेशन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के गमन के लिए एक मीडियम की कल्पना की जिसे ईथर कहा गया। पर ईथर को सच मानने का मतलब था पृथ्वी के साथ उसकी गति से घूमते हुए ईथर की दिशा में प्रकाश की गति और विपरीत दिशा में प्रकाश की गति में फर्क आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। माइकलसन और मोर्ले नामक वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पाया कि प्रकाश की गति का मान दो विपरीत दिशाओं में एक ही है। इसका मतलब यह हुआ कि ईथर नामक कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता, यानी स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम के रिलेटिव नहीं बल्कि एब्सोल्यूट है और हर दिशा में एक समान है। Was the measurement of the velocity of light. The second, the measurement of the diameter of a star. And the third was a test of the Einstein theory of relativity. How much time are you going to give me? I may say that all three of these problems have been satisfactorily solved. And I'm very glad to give most of the credit for their successful solution to the cordial cooperation that I've had from the Mount Wilson authorities and observers. I would say in conclusion that the funds for this work were furnished by the University of Chicago, by the Carnegie Institution of Washington, and by Mr. Ryerson, the founder of our laboratory here. And my grateful thanks are due to them for the successful finishing of these observations. And I may say that the last problem has just been solved, the test of the Einstein theory, and it confirms the Einstein theory completely. 19वीं सदी का अंत और 20वीं सदी की शुरुआत का समय वैज्ञानिक हलचलों का समय था। न्यूटन का मानना था कि स्पेस और टाइम किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करते हैं। न्यूटन के अनुसार ये दोनों इनवेरिएंट क्वांटिटी हैं, यानी इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट की कांस्टेंट वैल्यू की धारणा ने एक वैज्ञानिक के दिमाग में ऐसी हलचल मचाई कि उससे पैदा हुई उसकी सोच ने न्यूटन के नियमों की मान्यता को जड़ से हिला दिया। उस वैज्ञानिक का नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। 1905 में जर्मनी में आइंस्टाइन के 4 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, जिनमें से एक था ऑन द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, जो बाद में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जाना गया। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी में 2 कल्पनाएं थीं, रिलेटिविटी ऑफ स्पेस और रिलेटिविटी ऑफ टाइम। आइंस्टाइन ने बताया कि स्पेस और टाइम दोनों वेरिएंट हैं। उन्होंने अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन द्वारा साबित किया कि किसी बॉडी की एक ऑब्जर्वर द्वारा मेजर की गई लेंथ दूसरे ऑब्जर्वर द्वारा मेजर की गई लेंथ से अलग हो सकती है। आइंस्टाइन के इस कॉन्सेप्ट को लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। इसे समझने के लिए मान लीजिए कोई 2 ऑब्जर्वर हैं, पहला चलती गाड़ी में है, दूसरा सड़क के किनारे खड़ा है। जब गाड़ी ऑब्जर्वर के सामने से गुजरेगी तो लेंथ अधिक होगी, लेकिन जब गाड़ी उससे दूर जाएगी तो लेंथ कम होगी। लेकिन गाड़ी के अंदर बैठे ऑब्जर्वर को यह अंतर महसूस नहीं होगा। आइंस्टाइन के अनुसार यह लेंथ कॉन्ट्रैक्शन दोनों ऑब्जर्वर के रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का दूसरा कॉन्सेप्ट था टाइम डायलेशन, यानी 2 ऑब्जर्वर की घड़ियों का टाइम अलग अलग हो सकता है। आइंस्टाइन के अनुसार किसी व्यक्ति या रेफरेंस फ्रेम की स्पीड यदि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो तो उस व्यक्ति या रेफरेंस फ्रेम का टाइम स्लो हो जाएगा।
स्पेस और टाइम के इस वेरिएशन को हम अपने आम जीवन में महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड वाली लाइट की स्पीड की तुलना में रत्ती मात्र भी नहीं है। आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के प्रिंसिपल द्वारा वर्षों से चली आ रही स्पेस और टाइम की एब्सोल्यूट की धारणा को गलत साबित तो कर दिया, लेकिन कहते हैं ना कि साइंस के 3 मेथड होते हैं, प्रिंसिपल, एक्सपेरिमेंट एंड सिमुलेशन। अब समस्या यह थी कि टाइम के वेरिएशन को प्रैक्टिकली कैसे परखा जाए। आइंस्टाइन के इस मैथमेटिकल प्रूव्ड प्रिंसिपल पर 1977 में नासा द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट यह था कि नासा के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट पर कुछ घड़ियां छोड़ी। उन घड़ियों को छोड़ते वक्त उनका टाइम पृथ्वी के टाइम से मैच कर लिया। जब वो घड़ियां सैटेलाइट द्वारा पृथ्वी के चक्कर लगाकर वापस लाई गईं और उनका टाइम देखा गया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। उन घड़ियों का टाइम पृथ्वी की घड़ियों के टाइम से स्लो चल रहा था और यह आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के अनुसार ही था। आइंस्टाइन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो अपने सिद्धांतों को कल्पनाओं में जन्म देते थे, मैथमेटिकल फार्मूलाज एंड इक्वेशंस द्वारा साबित करते थे, जिन्हें बाद में वैज्ञानिक प्रैक्टिकली सही पाते थे, और यही आइंस्टाइन की एक वैज्ञानिक के तौर पर महानता थी। 1905 के आसपास जब आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पेपर लिखा, उस वक्त वह स्विस पेटेंट ऑफिस में क्लर्क के पद पर काम कर रहे थे। यही वो समय था जब उन्होंने रिलेटिविटी की स्पेशल थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए एक और क्रांतिकारी सिद्धांत दिया, जो एक छोटे से गणितीय सूत्र के रूप में उनके नाम से हमेशा के लिए जुड़ गया, और वो फॉर्मूला था E = mc²। इसका मतलब था मास एनर्जी में और एनर्जी मास में बदल सकती है। आइंस्टाइन ने बताया कि मास भी रिलेटिव है और किसी वस्तु की गति बढ़ने से उसका मास भी बढ़ेगा। E = mc², इसी इक्वेशंस द्वारा दुनिया एटॉमिक एनर्जी को जान पाई, जिससे बाद में वैज्ञानिकों ने एटम बम बनाए। आइंस्टाइन ने यह तो साबित कर दिया कि स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन अब उनके सामने एक और सवाल आ खड़ा हुआ, वो ये कि न्यूटन के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का ग्रेविटेशनल फील्ड तात्कालिक यानी इंस्टेंटेनियस होता है, और यह बात धरती और सूर्य के साथ भी लागू है। अगर ऐसी कल्पना की जाए कि सूर्य नष्ट हो गया है तो पृथ्वी तुरंत अपनी ऑर्बिट छोड़ देगी, क्योंकि ग्रेविटी का प्रभाव तुरंत होता है, लेकिन हमें पृथ्वी के अंदर इसका पता 8 मिनट बाद लगेगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी को धरती पर पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य के ग्रेविटेशनल इफेक्ट के नष्ट होने का पता धरती पर लाइट के पहुंचने से पहले लग जाएगा, और यह बात रिलेटिविटी की स्पेशल थ्योरी से मेल नहीं खाती, क्योंकि रिलेटिविटी के अनुसार कोई भी फिजिकल इंटरेक्शन स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज मूव नहीं कर सकता। अब आइंस्टाइन के सामने जो सवाल था वो उनकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ के बीच खड़ा था। लेकिन कहते हैं कि साइंस की गलत धारणाएं ही सही सिद्धांत का रास्ता दिखाती हैं, कि अगर यह गलत है तो फिर सच क्या है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए गणित की कवायद एक बार फिर शुरू हुई, और 10 साल बाद यानी 1916 में जो नतीजे सामने आए वो और भी चौंकाने वाले थे। आइंस्टाइन ने दावा किया कि ग्रेविटी दूसरे फोर्सेस जैसा फोर्स न होकर स्पेस और टाइम का डिस्टॉर्शन यानी घुमाव है। आइंस्टाइन ने बताया कि ग्रेविटी स्पेस और टाइम की ज्योमेट्री पर इफेक्ट डालती है, जिससे दो बिंदुओं के बीच की मिनिमम डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन न होकर एक कर्व लाइन होगी।
आइंस्टाइन की कर्व स्पेस थ्योरी को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई एरोप्लेन एक देश से दूसरे देश में जाता है तो उसका रास्ता स्ट्रेट न होकर कर्व्ड होता है। इसी कर्व पाथ द्वारा एरोप्लेन मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता है। क्योंकि पृथ्वी गोल है और इस पर जो ज्योमेट्री चलती है वो कर्व्ड है। आइंस्टाइन ने बताया कि लाइट तो सीधी ही चलती है, पर ग्रेविटेशन की वजह से कर्व स्पेस से गुजरने से ये मुड़ी हुई नजर आती है। ग्रेविटेशन द्वारा लाइट की मुड़ने का दावा और उससे यह बताना कि स्पेस में मोड़ है, आइंस्टाइन की दूसरी थ्योरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, जिसने ग्रेविटी को समझने और परखने का नजरिया ही बदल दिया। आइंस्टाइन की इस थ्योरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ को भी चुनौती दी। आइंस्टाइन ने कहा कि टाइम स्पेस से कंप्लीटली सेपरेट या इंडिपेंडेंट न होकर एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। आइंस्टाइन के स्पेस टाइम फैब्रिक के डिस्टॉर्शन यानी घुमाव को ऐसे भी समझ सकते हैं। एक रबर की शीट लें जिस पर कुछ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस खिंची हों। अब इस शीट को स्ट्रेच कर दो। मान लो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस स्पेस टाइम है और ये शीट स्पेस टाइम का फैब्रिक है। अब इसके सेंटर पर एक बॉल रख दें तो देखेंगे कि शीट पर एक कर्व बन जाएगा। अब इस शीट पर दूसरी बॉल डालें तो वह छोटी बॉल बड़ी बॉल के पास नीचे आ जाएगी। इसी कर्व या डिस्टॉर्शन को आइंस्टाइन ने ग्रेविटी का कारण बताया। आइंस्टाइन की स्पेस टाइम थ्योरी के मुताबिक पृथ्वी के आसपास का स्पेस टाइम मुड़ गया है और हम इस खिंचे मुड़े स्पेस टाइम में रहते हैं और इसी कर्व स्पेस की वजह से या डिस्टॉर्शन की वजह से पृथ्वी के करीब धकेले जाते हैं। आइंस्टाइन ने बताया कि हर वस्तु स्पेस टाइम में अपने मान और आकार के अनुसार अपने आसपास डिस्टॉर्शन यानी घुमाव पैदा कर देती है। स्पेस टाइम के इसी फैब्रिक की वजह से सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले प्लैनेट्स कर्व स्पेस फॉलो करते हैं, ना कि सूर्य की किसी ग्रेविटेशनल शक्ति की वजह से उसके चारों तरफ घूमते हैं। आइंस्टाइन ने लाइट के मुड़ने और स्पेस टाइम के फैब्रिक को प्रूफ कर न्यूटन को गलत साबित तो कर दिया, लेकिन अब बात आती है कि क्या इसका कोई प्रमाण भी है। 1919 में कुछ ब्रिटिश खगोल शास्त्रियों का एक दल पूर्ण सूर्य ग्रहण की तस्वीरें ले रहा था। तभी उन्हें एक सितारे की वर्चुअल इमेज नजर आई जिसकी रियल पोजीशन सूर्य से छिपी हुई थी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस सितारे से निकली लाइट सूर्य के ग्रेविटेशनल की वजह से मुड़ी और उसकी इमेज उसकी रियल इमेज से अलग हटकर नजर आई। कमाल की बात यह थी कि आइंस्टाइन के काल्पनिक प्रयोग और मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक बार फिर सच साबित हुए और आइंस्टाइन को रातों रात मशहूर कर दिया। ग्रेविटी द्वारा स्पेस में कर्व होने के और भी सबूत मिले। मरकरी प्लैनेट्स की ऑर्बिट में सूर्य के सबसे नजदीक बिंदु यानी पेरिहीलियन में एक शिफ्ट अनुभव किया गया। एक शताब्दी में 43 आर्क सेकंड का यह मामूली शिफ्ट आइंस्टाइन की थ्योरी को साबित करने के लिए काफी था। आइंस्टाइन के इस नए नजरिए ने अंतरिक्ष और उसके रहस्यों को ढूंढने के लिए एक पुख्ता हथियार दे दिया था, जिसके माध्यम से ब्लैक होल जैसी धारणाएं एक्सप्लेन की गईं, जहां ग्रेविटेशनल फील्ड इतना ज्यादा होता है कि लाइट सहित कुछ भी उसके खिंचाव से बच नहीं पाता। And not least upon the Germans, of the fate of these innocent people, so maliciously persecuted, must not be underestimated. To leave these victims to their misery would be a heavy blow to all those who believe in human solidarity and would encourage those who believe only in force and oppression
and who act accordingly. आइंस्टाइन की स्पेस टाइम थ्योरी के बेस पर वैज्ञानिकों ने टाइम ट्रेवल की कल्पना की कि क्या हम फ्यूचर में जा सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग, हालांकि ये चल फिर नहीं सकते, बात भी अपने चश्मे पर लगे सेंसर और एक कंप्यूटर के जरिए करते हैं। बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल जैसी अवधारणाओं को समझाने वाले स्टीफन हॉकिंग ने टाइम ट्रेवल के लिए एक ऐसे ट्रैक की कल्पना की जो अर्थ के अराउंड बना हो और उस पर चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो। वो ट्रेन स्पीड ऑफ लाइट से घूमते हुए अर्थ के चक्कर लगाना शुरू कर देगी, जिसमें बैठे पैसेंजर फ्यूचर में तो जा सकते हैं लेकिन लौट नहीं सकते, यानी वन वे टिकट टू द फ्यूचर। जब ट्रेन की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर पहुंच जाएगी तो वह ट्रेन अर्थ के अराउंड 7 टाइम्स पर सेकंड्स के हिसाब से चक्कर लगाएगी और ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स का टाइम स्लो हो जाएगा, इतना स्लो कि उनके रेस्पेक्ट पृथ्वी पर टाइम या जीवन बहुत तेज़ी से गुजरता महसूस होगा, इतना तेज कि ट्रेन के पल यहाँ के महीनों में बदल जाएंगे। जब वो ट्रेन रुकेगी तो उन पैसेंजर्स के 1 वीक के सफ़र में पृथ्वी पर 100 साल गुजर जाएंगे और वो पैसेंजर्स खुद को फ्यूचर में पाएंगे। शुरुआत से लेकर फिजिक्स के आज तक के सफ़र पर यदि नज़र डाली जाए तो पाएंगे कि जितने भी वैज्ञानिक हुए उनके कुछ प्रिंसिपल्स गलत साबित हुए, कुछ सही साबित हुए, लेकिन एक बात थी जो सब में कॉमन थी, एक लॉ जो सारे वैज्ञानिकों ने फॉलो किया, और वो लॉ है नेचर और उसके लॉज को जानना या जानने की कोशिश करना। और जब तक यह लॉ फॉलो किया जाता रहेगा फिजिक्स का यह सफ़र यूं ही जारी रहेगा। उम्र निकाल दी सारी कुछ सवालों के जवाब ढूंढने में, जिंदगी भर जूझते रहे अब और तब की पहेलियां बूझने में। ऐसी महान हस्तियों को आज याद करते हैं, इनके काम और काबिलियत को सलाम करते हैं। तारीखें याद रखती हैं उन्हीं लोगों को दुनिया के लिए जो ज़िंदगी निसार करते हैं। हमेशा रहेगा उन्हीं का नाम जिन्होंने किए अनोखे काम। दुनिया को नई राह दिखाने वालों तो मैं शत शत सलाम, शत शत सलाम, शत शत सलाम।